कहानी है छतरपुर गांव की। यूपी के खूबसूरत शहर में बसा एक खूबसूरत गांव। ये शाम का समय था। गांव के एक चौक पर रमेश मोहित घाट पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। आज से 3 साल पहले जब हमने आखिरी बार नितिन और इश्मित को विदा किया था ना, तब भी हम लोग यहीं पर थे। हाँ, और आज 3 साल बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो भी हम यहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है, शहर जाने के बाद लोग बहुत बदल जाते हैं? क्या वो दोनों भी बदल गए होंगे क्या? अब क्या ही बोल सकते हैं रे, वो तो उनके आने पर ही पता चलेगा। मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम सब? क्या हमारा ही वेट कर रहे हो? हैं बोलो बोलो, है ना? इन दोनों ने उस आवाज की तरफ देखा और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अरे नितिन, इश्मित। वो दोनों जाकर बारी बारी दोनों के गले लगे। कैसे हो तुम लोग? अरे हम दोनों तो एकदम ठीक है यार। तुम लोग बताओ, कैसे गुजरे 3 साल हमारे बिना? है अरे हम तो अपने ही गांव में थे रे। तुम लोग बताओ यार, कैसे गुजरे दिन? शहर में तो सब कुछ बहुत अच्छा होता होगा ना? अरे भाई, शहर में चाहे जितना भी कुछ अच्छा हो और जितने भी दोस्त बने, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू और बचपन के दोस्त, उनकी जगह जो है ना, दिल और दिमाग में कोई भी नहीं ले सकता यार। ये बात सुनकर मोहित और रमेश बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बार फिर से नितिन और इश्मित को गले लगाया। चलो पहले माँ बाबूजी से मिल लेते, उसके बाद पूरी रात बस बातें करने में निकाल देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, चलो। नितिन और इश्मित अपने घर पहुंचे। नितिन बेटा। नितिन और इश्मित ने अपने माता पिता के पैर छुए और माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। चलो बेटा, अब खाना खा लो। ठीक है माँ, लेकिन आज हम सभी एक साथ खाना खाएंगे। हाँ? क्यों नहीं बेटा, तुम इतने दिनों बाद अपने दोस्तों और हमसे मिले हो। माँ ने उसी समय गरम गरम पूरी और सब्जी परोसी और सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। माँ, आपके हाथ का खाना खाने के लिए तो हम तरस गए थे। हाँ माँ, लेकिन अब तो जब तक यहाँ हैं, आप हमें सब कुछ अच्छा अच्छा बनाकर ही खिलाना। क्यों नहीं मेरे बच्चे, जुग जुग जियो। अब वहीं चलकर ढेर सारी बातें करेंगे जहाँ हम बचपन से बैठते आए हैं। अब वो चारों तालाब के किनारे पहुंचे और बॉनफायर के सामने बैठकर बात करने लगे। नितिन, और बता यार, तुम लोग शहर में कैसे रह रहे थे? अरे यार, वैसे तो सब कुछ अच्छा था वहाँ, बस रूम शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार। और जैसे यहाँ हम शतरंज खेला करते थे, तुम वहाँ अपने दोस्तों के साथ क्या खेलते थे यार? अरे भाई, शहर में तो आधे पागल लोग रहते हैं यार, उनके ना खेल भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं। जैसे? अरे रुक यार, अभी दिखाता हूँ। नितिन ने अपने बैग से एक बोर्ड निकाला जिस पर लिखा था ओझा बोर्ड। इस बोर्ड पर 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर थे और उसके नीचे A to Z तक पूरे अल्फाबेट लिखे थे। लेफ्ट साइड में यस और राइट साइड में नो लिखा था और नीचे की साइड हेलो और गुड बाय लिखा था। ये क्या है भाई? अरे ये ओझा बोर्ड है यार, आत्माओं को बुलाने का एक खेल है ये। है? क्या? अरे आत्माओं को बुलाने का खेल? अरे यार, ये तो मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है। भला एक बोर्ड के जरिए कैसे आत्मा को बुलाया जा सकता है, बता? अरे यार, मैं बताता हूँ ना। इस खेल में कम से कम 4 लोग चाहिए होते हैं। इसमें हमें एक कॉइन पर अपनी एक उंगली रखनी होती है, समझ गया? और फिर आत्मा को बुलाना होता है, समझ गया? आत्मा इन अल्फाबेट्स के जरिए हमसे बात करती है और जब हमें उसे भेजना होता है तो उसे गुड बाय करके हम अपनी उंगली हटा सकते हैं, समझ गया? ये सुनकर मोहित और रमेश ने एक दूसरे का मुंह देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। अबे भाई, हम गांव के जरूर हैं लेकिन पागल नहीं है। अच्छा मजाक है यार ये तो।
अबे यार, अगर तुमको मजाक लगता है तो हम लोग भी चाह रहे हैं। चल ट्राई करते हैं, चल। इस पर सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा। इसके बाद इश्मित ने अपने वॉलेट से एक सिक्का निकाला, फिर उसको ओझा बोर्ड पर रखकर सभी ने अपनी एक एक उंगली उस पर रखी। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो अपने होने का संकेत दो। ये कहकर वो कुछ देर रुका और फिर से वही बात दोहराई। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो अपने होने का संकेत दो। ये कहकर वो फिर से रुका और इस बार रमेश बोला, अरे तुम लोग क्यों हमारा बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो ना, सच्ची बताओ। रमेश की बात बीच में ही रुक गई जब वो सिक्का अपने आप खिसक कर हलों पर आ गया। इन सभी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और इश्मित बोला, तुम्हारा नाम क्या है? इतना कहते ही कॉइन अपने आप अल्फाबेट पर घूमने लगा और एक नाम बना, विनीता। तभी कॉइन यस पर जाकर रुका। तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? तभी कॉइन फिर से अल्फाबेट्स पर घूमा। बदला? किस चीज का बदला? अरे यार बहुत हुआ, मुझे नहीं खेलना ये बेकार गेम। ये कहते हुए रमेश ने अपनी उंगली कॉइन से हटा ली। अरे ये क्या यार, तूने आत्मा को जाने के लिए बोलने से पहले ही उंगली हटा ली? अरे यार मुझे पता है, तुम लोग ही अपनी उंगली से कॉइन घुमाकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता यार। तभी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी, इतनी तेज हवाएं कि बॉनफायर भी बुझ गया। अरे ये क्या हो रहा है यार? अचानक मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? तभी एक भयानक हंसी फिजा में गूंजी। अरे ये किसकी आवाज है? विनीता। उन्होंने देखा कि सामने लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी है जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक है। भागो, भाग रे, भाग भाग यार भाग, अरे भागो। वो चारों वहां से भागे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने कदम बढ़ाए, लेकिन वो जितना भी आगे जाते उनको वही आवाज अपने बिल्कुल करीब से सुनाई देती। वो अब ऐसे भागे कि सीधा गांव के चौक पर आकर रुके। तुम दोनों एकदम पागल हो, तुमने सच में एक आत्मा को बुला लिया। अरे यार जब तुम दोनों ही उस गेम को फेक गेम समझ रहे थे तो हम क्या करते बताओ? चलो अब इस बात को यही खत्म करो और अपने अपने घर को चलते हैं बस। उन सभी ने चुप्पी साध ली और अपने अपने घरों को निकल गए। इस बात के कुछ देर बाद गांव का एक आदमी रामदीन अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसकी खाट हवा में उठ गई। वो नींद से जागा तो अपनी खाट को हवा में देखकर हैरान रह गया। हाँ, अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ भैया। उसकी खाट गोल गोल घूमने लगी। अरे भाई कोई तो बचाओ मुझे। उसकी पत्नी जो अभी तक घर के अंदर सो रही थी उसकी आवाज सुनकर बाहर भागी। अरे भाई कोई तो बचाओ मुझे। सामने का नजारा देख उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसने देखा कि रामदीन की लाश जमीन पर पड़ी है और उसका सर धड़ से काफी दूर पड़ा था। सुबह होने पर इश्मित के पास रमेश का कॉल आया। हेलो रमेश। अरे इश्मित, नितिन, तुम लोग जल्दी से दूसरी गली में आओ यार। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है भाई, जल्दी से आओ, तुमको कुछ दिखाना है। ठीक है आ रहे हैं। ये कहकर इश्मित ने कॉल काट दिया और फिर नितिन को जगाया। नितिन, ए नितिन उठ यार, जल्दी से खड़ा हो भाई। अरे क्या हुआ यार? क्यों सुबह सुबह हल्ला कर रहा है? बोल क्या हुआ? अरे यार रमेश का कॉल आया था, उसने हमें अर्जेंटली बुलाया है। ठीक है यार, चल जल्दी चल, वहीं चलते हैं पहले, चल। उन दोनों ने अपने कपड़े पहने और उसके बाद गली नंबर 2 में गए। रामदीन के घर के आसपास काफी भीड़ जमा थी। उसकी लाश को देखकर नितिन और इश्मित भी हैरान रह गए। यार ये तो बहुत बुरी मौत मारा गया यार। किसने मारा होगा इसको? अरे मुझे लगता है यार
कि शायद इसको उसी आत्मा ने मारा है जिसको कल रात हमने उस गेम के जरिए बुलाया था। अरे यार, तुम लोग इतना क्यों सोचते हो यार? और ये बात मुंह से मत निकालो, समझे? वरना गांव वाले हमारा जीना आराम कर देंगे, समझे? रामदीन की मौत से गांव में खौफ का माहौल था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसको किसने मारा होगा। शाम के समय अपनी साइकिल पर सवार एक आदमी जिसका नाम परमीत था, गांव की तरफ ही बढ़ रहा था। ओ जी, आज तो शहर से उस कॉमेडी मूवी की सीडी मिली गई जिसका कब से इंतजार कर रहा था जी। अब तो घरवाली के साथ बैठकर उसे देखूंगा और उसका गुस्सा आह जी उड़न छू हो जाएगा जी। हाँ, ओ जी, ओ ये किसकी आवाज है? उसने साइकिल रोकी और पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने मुंह से सांस छोड़ी और फिर जैसे ही आगे देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसके सामने विनीता बहुत ही भयानक अवतार में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसके नाखून किसी चुड़ैल जैसे लंबे और पैने थे। वो उसके करीब आई और परमीत की चीखें पूरे जंगल में गूंज कर रह गई। अगली सुबह फिर से गांव में दहशत का माहौल था। सभी परमीत की लाश के आसपास जमा थे। ये दूसरी हत्या है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रामदीन की हत्या हुई थी, धड़ से अलग गर्दन। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में इस तरह की घटनाएं तो कई सालों पहले हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बहुत जोरों से चिल्लाया, मुखिया जी, वो देखो। क्या हुआ पंकज? क्या देखो? सभी ने देखा कि परमीत के हाथ की मुट्ठी में बालों का गुच्छा दबा है, जिसे देखकर सभी की आंखों में खौफ उतर आया। अरे ये नहीं हो सकता, विनीता वापस आ गई। ये सुनकर उन चारों ने एक दूसरे का मुंह देखा और नितिन ने सवाल किया, मुखिया जी, ये विनीता कौन है? और इन बालों को देखकर आपको उसका नाम क्यों याद आया? ये काफी साल पुरानी बात है बेटा। गांव में नरेश नाम का एक लड़का अपनी एक खूबसूरत लड़की विनीता को ब्याह कर लाया था। दोनों अपने छोटे से घर में आराम से रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के तुरंत बाद से ही नरेश की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। नरेश, तुमको इतने दिनों से खांसी हो रही है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? इस बार जब तनख्वाह मिलेगी ना तो दवाई ले आऊंगा। और तब तक तुमको कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है ना। तुम तो मुझे मौत तक से छीन कर वापस ला सकती हो। नरेश, ऐसा मत बोलिए। ये कहते हुए विनीता ने नरेश के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। धीरे धीरे नरेश की तबीयत बिगड़ती गई। अब वो अपने बिस्तर तक से उठने लायक नहीं रहा। नरेश, अब मैं आपको इस तरह और नहीं देख सकती। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। विनीता उसी समय भागी भागी गई और वैद्य जी को बुलाकर ले आई। लेकिन तब तक नरेश की आंखें भी बंद हो चुकी थीं। नरेश उठो, तुमको देखने वैद्य जी आए हैं। नरेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देखी, हे भगवान। फिर उसकी धड़कनें सुनी और उसके बाद वो विनीता से बोले, विनीता बेटी, तुम्हारा नरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं? नरेश! विनीता चीखती हुई अपने पति की लाश से लिपट गई और आंसू बहाने लगी। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और घर के अंदर और आसपास काफी लोग जमा हो गए। लेकिन विनीता अभी भी नरेश की लाश को चिपटाए रो रही थी। विनीता, नरेश की लाश को छोड़ दो, हमें इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं, मेरे नरेश जिंदा है वो। विनीता ने अपना प्रण नहीं छोड़ा, न ही नरेश को किसी को हाथ लगाने दिया। मुखिया जी, विनीता को समझाइए, नरेश की लाश ज्यादा देर तक घर में रही तो उसमें से गंध आने लगेगी, कीड़े भी पड़ सकते हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता भाई। जब लाश सड़ना शुरू हो जाएगी तो शायद उसको
अपने आप सच का पता चल जाएगा। ये सभी विनीता को उसके हाल पर छोड़कर चले गए। तभी उसके कानों में एक स्वर गूंजा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है ना, तुम तो मुझे मौत तक से छीन कर वापस ला सकती हो। ये बात याद आते ही उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान छलक आई। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। नरेश का शरीर पलंग पर पड़ा था और पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था। पास ही के गांव के एक आदमी की लाश बिना मुंडी के पड़ी थी, जिसकी मुट्ठी में विनीता के कुछ बाल बंद थे। अरे ये क्या किया इसने? बिरजू की जान ले ली और उसके खून से अपने पति की लाश को नहला दिया है। विनीता, अरे ये तुमने क्या किया भाई? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं मेरे नरेश को जिंदा करने के लिए कुछ भी करूंगी। ये काले जादू की एक क्रिया है। 15 दिनों के अंदर 7 मर्दों के खून से नहाने के बाद मेरे नरेश जिंदा हो जाएंगे वो। है? अरे क्या कह रही है? पकड़ लो इसे, लगता है ये पागल हो गई है। ये सुनकर विनीता में न जाने कौन सी शक्ति आ गई। उसने नरेश की लाश को कंधे पर डाला और खिड़की से कूदकर भाग गई। एक औरत में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है? ये जरूर काली विद्या का इस्तेमाल कर रही है और उसमें सफल होती भी नजर आ रही है। उसके बाद हर दूसरी तीसरी रात कोई मर्द मारा जा रहा था। सभी के शरीर से खून गायब होता। उनकी मुट्ठी में विनीता के बाल नजर आते थे, क्योंकि मरने से पहले हर कोई विनीता के बाल पकड़कर उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता होगा। एक दिन सभी गांव वालों ने आपस में कोई मशवरा किया। रात के 2 बजे रामदीन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। कहते हैं इस रास्ते पर विनीता घूमती है। मुझे तो नहीं लगता। ये कहकर वो एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा हुआ जोरों से चिल्लाया, विनीता, अरे ओ विनीता, अरे आ जाओ, देखो रामदीन आया है। ये कहकर उसने कुछ देर इधर उधर देखा। लगता है विनीता सो रही है। अरे आओ ना विनीता, मारो मुझे। ये कहकर वो शैतानी अंदाज में हंसने लगा। तभी उसे घुंघरुओं की आहट सुनाई दी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। उसने देखा सामने से विनीता उसकी तरफ आ रही है। विनीता, तुझे लगा कि विनीता सो रही है? तुझे मेरा जरा भी डर नहीं है? ये कहकर वो उसके करीब आ गई। ले, मैं आ गई। अब मैं तुझे अपना छठा शिकार बनाकर अपने नरेश को तेरे खून से नहलाऊंगी। ये सुनकर रामदीन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और अभी तक जितने भी गांव के लोग छुपे हुए थे वो सभी सामने आ गए। इनमें तांत्रिक बाबा भी थे। पकड़ लो इसको, पकड़ लो। उन्होंने विनीता को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। बता नरेश की लाश कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। बता नरेश की लाश कहाँ है? जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक तो इसी तरह गांव के मर्दों को मारती रहेगी। नहीं बताऊंगी। मुझे 15 दिनों के अंदर 7 मर्दों को मारना है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अगले 15 दिनों में फिर से 7 मर्दों को मरना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने विनीता को पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। फिर उसके पति की लाश का क्या हुआ? उसकी लाश किसी को नहीं मिली। मैंने विनीता की आत्मा को बांधकर उसे काली दुनिया में भेज दिया था। वो तब तक इस गांव में नहीं आ सकती थी जब तक कोई उसे आमंत्रण देकर नहीं बुलाता। लेकिन बाबा, उसे गांव का कोई आदमी क्यों आमंत्रण देगा? कौन है जो सबकी मौत चाहता है? तभी इश्मित ने कुछ सोचा और बाबा से सवाल किया। लेकिन इतने सालों बाद आकर भला विनीता अपने पति को कैसे जिंदा कर सकती है? उसकी लाश तो खत्म हो गई होगी। नहीं, उसकी लाश उस काली विधि के साथ बाधित हो गई है। इसलिए जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक वो खत्म नहीं होगी।
ये सुनकर अब इन चारों को अपनी गलती का अंदाजा हो गया और नितिन ने सारी कहानी सच सच कह सुनाई। अरे ये तुम लोगों ने बहुत गलत कर दिया है। मेरे हिसाब से हमें एक बार फिर से ओझा बोर्ड का इस्तेमाल करके विनीता की आत्मा को वापस भेज देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना ऐसा वैसा। कहीं वो विनीता मुझे ही अपना शिकार ना बना ले। अरे रमेश, गांव के लोग हमारी वजह से खतरे में, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा यार। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं तो घर जा रहा हूँ। रमेश अपने घर चला गया और नितिन मुखिया से बोला, मुखिया जी, हमें लगता है कि हमें उस विनीता की आत्मा को उसी तरह से पकड़ना चाहिए जिस तरह से पहले पकड़ा था। लेकिन अब हम ऐसा कैसे करेंगे बेटा? अब तो वो एक आत्मा है। हम लोग उसे ओझा बोर्ड की मदद से बुला सकते हैं। क्या बोर्ड? क्या होता है वो? तभी इश्मित ने अपने बैग से ओझा बोर्ड निकाला। ये है ओझा बोर्ड। गांव के किसी भी आदमी को ओझा बोर्ड को देखकर कुछ समझ नहीं आया। अब नितिन, इश्मित और मोहित ओझा बोर्ड के पास बैठ गए। उन्होंने कॉइन पर उंगली रखी। विनीता की आत्मा जहाँ भी है, अभी हमारे पास आकर हमसे बात करो। इतना कहने पर चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी। ये अचानक आंधी कैसे आ गई भाई? विनीता की आत्मा जहाँ भी है, वो हमारे सामने आकर हमसे बात करे। तभी आसपास धुआं सा उठा और विनीता सबको अपने सामने दिखाई दी। उसे देखकर सभी लोग डर गए और इश्मित हिम्मत करके बोला, इस समय तुम हमारे कब्जे में हो। हमने तुमको बुलाया था और हम ही तुमको वापस भेज रहे हैं। तुमको लगता है मैं तुम्हारे काबू में हूँ? ये कहकर उसने एक आदमी को अपने कंधे पर डाला। मैं तो चली और वहां से भागने लगी। अरे पकड़ो उसे। नितिन ने जल्दी से ओझा बोर्ड उठाया और गांव वालों समेत सभी विनीता के पीछे भागने लगे। जब हमने ओझा बोर्ड के जरिए विनीता की आत्मा को बुलाया तो वो हमारे काबू में कैसे नहीं है? यार ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि उस समय रमेश भी हमारे साथ था और अब रमेश अपने घर पर है। ये लोग उसका पीछा तो कर रहे थे, लेकिन उसकी चाल बहुत तेज थी। वो बिजली की रफ्तार से एक गुफा में घुस गई। चलो जल्दी, वरना वो कुछ कर ना दे। गांव के लोग और चारों जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचे तो सामने का मंजर देख उनकी रूह कांप उठी। नरेश का शरीर एक टीले पर पड़ा था और जिस आदमी को उठाकर विनीता लाई थी उसका सर धड़ से अलग था। नरेश का पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था। अब नरेश जिंदा होगा, मेरा नरेश जिंदा होगा। और ये कहकर वो जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगी। तुम शहरी लड़कों की वजह से हम सबकी जानें खतरे में हैं। अगर नरेश जिंदा हो गया तो वो एक शैतान के रूप में वापस आएगा और फिर हम सबकी मौत तय है। ये सुनकर नितिन और इश्मित के चेहरे पर पश्चाताप के भाव उभर आए। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हमें नहीं पता था कि ये खेल हमें इतना भारी पड़ेगा। तभी रमेश वहां आ पहुंचा। रमेश, चलो जल्दी से विनीता की आत्मा को वापस भेज देते हैं। ये सुनकर नितिन और इश्मित की जान में जान आ गई। उन्होंने ओझा बोर्ड बिछाया और चारों ने खेल शुरू किया। विनीता की आत्मा हमारे काबू में आओ। विनीता की आत्मा हमारे काबू में आओ। विनीता की आत्मा हमारे काबू में आओ। तभी विनीता की आत्मा न चाहते हुए भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी चीख पुकार सुनकर सभी गांव के लोग डर से पीछे हट गए। हट जाओ, तुम लोग हट जाओ वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। विनीता उन चारों पर हमला करना चाहती थी, लेकिन वो उनको छू भी नहीं पा रही थी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब उन चारों ने एक साथ बोला, विनीता की आत्मा, हमने तुमको बुलाया था और अब हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं। चली जाओ अपनी काली दुनिया में। हाँ, चली जाओ वापस। हाँ, चली जाओ वापस।
ये कहकर उन्होंने गुड बाय पर कॉइन को खिसकाया। उस पर आते ही विनीता की आत्मा जोरों से चिल्लाई और वहां से गायब हो गई। शुक्र है भगवान का। वो चारों खड़े हुए और सभी गांव वालों ने उनकी तारीफें की। बच्चों, तुमने हिम्मत करके हम सबको बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से इस नरेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये कहते ही अचानक से भूचाल आ गया। अरे ये क्या हो रहा है? गुफा की जमीन भी हिलने लगी और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। अरे भागो भाई भागो! अरे भागो भागो! सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर भागे और उनके बाहर आते ही गुफा के मुंह पर भी कुछ पत्थर गिरे और वो पूरी तरह से बंद हो गई। अरे ये क्या हुआ? उसके बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। उम्मीद है अब उसकी लाश इसी गुफा के अंदर सड़ गल कर खत्म हो जाएगी। हाँ, और अगर ना भी हुई तो अब विनीता तो इसको जिंदा करने कभी वापस नहीं आ सकती। अब सभी गांव के लोग अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह नितिन और रिश्मित गांव की सरहद पर थे। आज जीते रहो बच्चों। तभी एक बस आकर रुकी। अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ जाओ बच्चों, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नितिन और रिश्मित मुस्कुराए और फिर बस में बैठकर निकल गए। उसी रात गांव के 4 आदमी जंगल के अंदर ओझा बोर्ड को सामने रखे बैठे थे। क्या सच में हमें यह करना चाहिए? हाँ, मुझे यह करना है। मैं मेरी बीवी से एक बार बात करना चाहता हूँ। उसके बिना मैं नहीं जी सकता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। ये कहकर उन्होंने ओझा बोर्ड पर कॉइन रखी और उस पर अपनी उंगली रखकर दूसरा आदमी बोला, नंदिनी की आत्मा जहाँ कहीं भी है, मुझसे आकर बात करो। तभी सर्द हवाएं चलने लगीं और सिक्का हलों पर आकर रुक गया। तभी एक भयानक हंसी फिजा में गूंजती है।